हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है जे एक्सप्रेस सीरीज का। जो लोग चैनल पे नए हैं, उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और साथ में हम एरोडोक के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करेंगे अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो हमारा ये क्वेश्चन होमवर्क था एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.81। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बोल रहा है प्रिज्म वन ऑफ मास m1 and with angle alpha rests on a horizontal surface बार टू ऑफ मास m2 is placed on the prism। ठीक है, तो इन दोनों का मास m1 m2 दिया हुआ है इस तरीके से। assuming the friction to be negligible, find acceleration of prism। तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, दोनों ही कांटेक्ट में, दोनों दो कांटेक्ट है, एक ये वाला मतलब ये ब्लॉक और प्रिज्म का, और एक ये वाला, दोनों ये सरफेस वाला। तो दोनों में ही तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन जीरो है। तो अपने को बोल रहा है, सॉरी, दोनों में तुम्हारा फ्रिक्शन जीरो है। तो तुमसे बोल रहा है प्रिज्म का एक्सेलरेशन निकालना। तो आओ देखते हैं। तो इस फिगर को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं तो यहीं से कॉपी कर लूंगा, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फिगर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, है ना, इस तरीके से। ये है फिगर। तो अब ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो प्रिज्म है ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? अगर मूव करेगा भी तो इस डायरेक्शन में, मतलब इससे उल्टा भी कर सकता है, बट उल्टा दिख रहा है जनरली नहीं होगा। और अगर है भी तो माइनस में आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसके एक्सेलरेशन को मैं ए एम वन बोल दूं, इस तरीके से, इस तरफ, है ना। तो ये है, यही ए एम वन अपने को निकालना है। चलो देखते हैं। अब पहले एफबीडी बनाकर देखते हैं ना। तो इस ब्लॉक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लॉक का एफबीडी में बना रहा हूँ येलो कलर से। तो एक तो इस पर लग रहा होगा इसका M2G, जो इसका वेट है। और एक इस सरफेस से इस पे लग रहा होगा इस तरीके से नॉर्मल, ऐसे दिखा रहा हूँ, N। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर। बस इतना ही है। और अब अपने प्रिज्म को देख लेते हैं यही साथ साथ। प्रिज्म का ब्लू कलर से बना रहा हूँ। तो यही इक्वल अमाउंट का नॉर्मल इस प्रिज्म पर ऐसे लग रहा होगा, N। इसके अलावा इसका वेट होगा M1G। और इसका ग्राउंड से एक नॉर्मल मिल रहा होगा, जिसको मैं कुछ एन डैश बोल दे रहा हूँ, जिसका अपने को काम नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है। प्रिज्म जमीन को फाड़ के नीचे तो चला नहीं जाएगा, तो वैसे ही रहेगा। तो ये ऐसा है। ठीक। अब एक काम करते हैं, पहले प्रिज्म की एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रिज्म पर जो है ये दोनों फोर्स तो वर्टिकल है। इस फोर्स का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, एन वाली फोर्स का। तो लेते हैं यार। तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा इस तरीके से, और एक कंपोनेंट इसका इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये कितने कितने हैं ये देखते हैं। तो अगर तुम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो, तो यहाँ से देखोगे ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा अल्फा बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आ रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा एन कॉस अल्फा। और जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा तुम्हारा एन साइन अल्फा। ठीक है। तो अब इस प्रिज्म के लिए अगर मैं देखूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस अल्फा, एक मिनट दिखा रहा हूँ, एन कॉस अल्फा है, M1G है, जो कि एन डैश से बैलेंस हो जा रहा है। तो इसका अपने को काम नहीं है। इस इक्वेशन को लिख सकते हो, बट इसका कोई काम नहीं है। और एक्स डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, एन साइन अल्फा। और एन साइन अल्फा ही इसको इस ए एम वन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करा रहा है। तो इक्वेशन लिखेंगे, एन साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसका मास कितना था M1, और एक्सेलरेशन हमने माना है ए एम वन। ठीक है, एक मिनट यार, क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, ए एम वन। ठीक है, ये हो गया अपना। और ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना, सब्सक्रिप्ट में M1। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई एक। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक को सेपरेटली बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। ये है तुम्हारा ब्लॉक, और ये तुम्हारे प्रिज्म का सरफेस। ठीक है, इसको नीचे ऐसे थोड़ा सा मैंने जगह बना दी है। ठीक है, बाकी फ्रिक्शन तो है नहीं। ये तुम्हारा प्रिज्म का सरफेस है, ये वाला। एक मिनट यार, इसको छोड़ो, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं। इस तरीके से। और ये एंगल तुम्हारा अल्फा गिवन है। ठीक है। अब हमने बोला कि इस पर एक फोर्स ये था, इसका वेट, जो कि हमने बोला था M2G। एक फोर्स ये था नॉर्मल। ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ से दो मेथड है। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, दो मेथड से कर सकते हो। तो एक से मैंने कराया था सूडो फोर्स वाले से, है ना। और दूसरा मैंने तुम्हें कहा था अपने आप से ट्राई करना। तो ढूंढना क्या हो सकता है। तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो उसको मैं आज दूसरे मेथड से बताऊंगा अभी। तो इसमें भी वही चीज है। तो पहले मैं सूडो फोर्स वाले से बताता हूँ। ठीक है, तो मेथड वन है हमारा स्यूडो फोर्स वाला। स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स वाले मेथड में हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम एक काम करेंगे, हम प्रिज्म पर बैठकर ब्लॉक को देखेंगे। क्योंकि हमें एक चीज पता है कि प्रिज्म पे बैठकर अगर ब्लॉक को देख रहे हो, तो ब्लॉक के पास एक ही डायरेक्शन में मोशन है,
ब्लॉक केवल इस पे ऊपर या नीचे स्लाइड कर सकता है, जो कि दिख रहा है कि नीचे ही स्लाइड करेगा। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि स्यूडो फोर्स वाला मेथड हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें को पता है कि जो हमारा प्रिज्म है ये इधर की तरफ ए एम वन एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर हम इसको रोक दें तो इसको और इसको भी हम इधर ए एम वन एक एक्सेलरेशन दे देंगे, है ना। तो इस केस में अगर हमने इस प्रिज्म को रोक दिया तो इस ब्लॉक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इधर जा सकता है। इस डायरेक्शन में उसका मोशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिख ही रहा है नेट फोर्स इधर आएगी जो कि इस नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी। वो जनरली ग्राउंड फ्रेम में तो इधर भी मूव कर रहा होगा, बट हम प्रिज्म के फ्रेम में अगर देखें, प्रिज्म पे बैठ जाएं और वहां से एनालिसिस करें तो केवल इस डायरेक्शन में ये मोशन कर सकता है। तो अब हम प्रिज्म पे बैठ गए, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स और आएगा, उस स्यूडो फोर्स को मैं बनाने जा रहा हूँ। तो जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ एम वन था, पलट करके ऐड करना होता है। तो डायरेक्शन तो ये हो जाएगी सिंपल। और जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि एम टू, और एक्सेलरेशन इसका लेंगे ए एम वन। ये हो गई तुम्हारी स्यूडो फोर्स, है ना। ये एक और फोर्स हो गई, है ना। अब अपने को एक चीज पता है कि जब हम इस पर बैठ गए हैं प्रिज्म पर, है ना, इस प्रिज्म को कंप्लीट ही कर दूं क्या, फालतू कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। जब हम इस प्रिज्म पर ऐसे बैठ गए हैं, है ना, तो अब इस ब्लॉक का मोशन केवल इस डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स को हम इक्वेट करते हैं पहली बात, तो एक काम करते हैं, सारी फोर्सेस को ना हम इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं पहले तो, है ना। तो अपनी स्यूडो फोर्स लेंगे सबसे पहले, स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इसका जो है एक कंपोनेंट ऐसे नॉर्मल के अलोंग इसी डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं जरा एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और एक कंपोनेंट इसका इसके पर हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, मतलब बस अपने इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अभी कितने कितने होंगे इसको देखते हैं, है ना। आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल अल्फा है, कैसे, तो तुम ध्यान से देखो अगर, तो बेसिकली ये और ये पैरेलल है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी अल्फा बनेगा क्योंकि ये अल्फा है। सिमिलरली ये भी वहीं पे हमने पैरेलल बनाया तो ये भी अल्फा है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा तुम्हारा। तो अब हम लिख सकते हैं, ये वाली फोर्स हमारी हो जाएगी कितनी, एम टू ए एम वन कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, एम टू ए एम वन साइन अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस हमने बना ली। अब वेट के कंपोनेंट एम टू जी के कंपोनेंट ले लें, है ना। तो इसका भी क्या सीन है कि एक कंपोनेंट आएगा इस साइड ऐसा, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा इधर इसके आगे ऐसा। अब वही एंगल देखना है ना। एक काम करता हूँ, एंगल देखने के लिए मैं जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो जो तुम्हारा ये वाला एंगल है, क्या ये भी अल्फा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंपोनेंट, वैसे तुम ये वेट का कंपोनेंट तो करते ही रहते हो यार, तो वही चीज है, ये हो जाएगा तुम्हारा एम टू जी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एम टू जी साइन। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, एम टू जी कॉस अल्फा, एम टू जी साइन अल्फा, ये सारी फोर्स हमने एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ली। तो अब इस प्रिज्म का जो है, अगर मतलब इस प्रिज्म पर अगर हम बैठे हुए ब्लॉक को देख रहे हैं तो ये पूरा एनालिसिस है। तो इसमें ये जो है इस तरफ तुम्हें दिख रहा होगा एक नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, और वही एक्सेलरेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। बट वो हमसे पूछा नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता था कि हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज पूछ लेता, तो वो एक क्वेश्चन हो जाता। और अगर विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाल लेते तो इसका ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन पूछ सकता था, वो तुम इसका यूज करके इसका एक्सेलरेशन यूज करके फिर लिख लेते। तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता था, बट अभी हमसे बहुत सिंपल चीज पूछा है, केवल ये ए एम वन पूछा है। तो एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना, वही क्वेश्चन लिखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस इक्वेट कर दो। तो इधर मतलब, सॉरी, हाँ, तो इस डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है जो कि है तुम्हारा एम टू जी कॉस अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एम टू जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हैं एन और एम टू ए एम साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू एन प्लस एम टू ए एम वन साइन अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई। इक्वेशन नंबर वन दोबारा से लिख लेता हूँ, एन साइन अल्फा इक्वल टू एम वन ए एम वन, ठीक है। तो एन वन सॉरी एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वन ए ऑफ एम वन, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है, ए एम वन अननोन है बस, और एन अननोन है ना। ए एम वन और एन, बाकी सब तो नोन ही है, तो टू इक्वेशन टू अननोन। अपने को चाहिए क्या, ए एम वन चाहिए, तो एन को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करता हूँ, एन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ एन इक्वल टू एम वन ए एम वन अपॉन साइन अल्फा, और इसको उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एम टू जी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, एन की वैल्यू मैंने लिख ली एम वन ए एम वन अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस एम
टू ए एम वन साइन ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से बस ए एम वन की वैल्यू लिखनी है, वही हमारा आंसर है। तो एक काम करता हूँ मैं, एम टू जी कॉस अल्फा तो उधर है ही है, ठीक है। एम टू जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एम वन कॉमन लिया अगर मैंने, तो अंदर आएगा एम वन अपॉन साइन अल्फा प्लस एम टू साइन अल्फा, इस तरीके का। साइन अल्फा एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो ए एम वन एलसीएम लिया साइन अल्फा, तो ऊपर बचेगा एम वन प्लस एम टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा एम टू जी कॉस अल्फा के बराबर, है ना। अब ए एम वन की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा तो हो जाएगी एम टू जी कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा जब ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा, और जो इधर न्यूमरेटर था वो पूरा नीचे आ जाएगा एम वन प्लस एम टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहीं पर यही तुम्हारा आंसर है। बाकी इसको तुम्हारी बुक के फॉर्मेट में ऐसे दिया है कि ऊपर नीचे एम टू से डिवाइड कर लो, अपॉन एम टू अपॉन एम टू। तो जो तुम्हारे, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एम टू, दोनों ऊपर नीचे एम टू से डिवाइड कर लो, तो तुम्हारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा तुम्हारे पास जी कॉस अल्फा साइन अल्फा, अपॉन नीचे आएगा तुम्हारा, ये पूरा एक एक को डिवाइड करोगे एम वन बाई एम टू प्लस ये एम टू डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यही आंसर तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तुम कर सकते थे। अब जरा इसका मेथड टू बताता हूँ तुमको, क्योंकि ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट वाला मेथड, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक स्यूडो फोर्स दिखाया था ना, तो दिखाता हूँ तुमको, चलो ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये था वेज, और इसके ऊपर था यहाँ से यहाँ ब्लॉक, ऐसा, है ना, ठीक है। तो देखो वेज का तो कुछ चेंज नहीं होगा, वेज का तो जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा, जो ऊपर मैंने वेज जैसे सॉल्व किया था। तो हमारा आया था एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए कैपिटल एम ए एम वन, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया था एम वन ए एम वन, सॉरी एम वन था ना इसका मान। तो ये एक इक्वेशन तो अपने पास एज इट इज वैसे ही रहेगी, क्योंकि इसमें हमने स्यूडो फोर्स वगैरह यूज भी नहीं किया था, ये जनरली ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस किया था, और ये तुम्हारा सेम था, ठीक है। अब इसमें हम बिना स्यूडो फोर्स के एनालिसिस करेंगे ब्लॉक में, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, तो इसकी फिर से मैं अब की बार वेट को सीधा कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। एम टू जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा एम टू जी साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ तुम्हारा आएगा नॉर्मल एन, ठीक है। ये तीन ही फोर्सेस थी इस पर, बाकी हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया था बट अब मैं वो नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, बेसिकली अब तुम्हें पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में तो होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो मतलब जनरली दोनों डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा, तो वो हम मानेंगे। तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन को बोल दिया ए वाई, और इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया ए एक्स, ठीक है। तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगी, इधर तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन ये है केवल एम टू जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम टू ए एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने ए वाई नीचे की तरफ माना है, ये उल्टा होगा, अगर माइनस में आ गया तो मतलब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं बोलूंगा एम टू ए वाई इज इक्वल टू एम टू जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। इसका अपने को एज सच काम नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ए एक्स आ जा रहा है, ए एक्स अपने को निकालना होता तो हम इसको यूज करते, तो ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, जैसे ऊपर भी हमने उस डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लिखी थी। तो अपने पास एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर वन, ये है इक्वेशन नंबर टू। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, पहले हमारे पास टू इक्वेशन टू अननोन बन जा रहा था यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक अननोन आएगा एन, है ना, एक अननोन आएगा ए एम वन, और इस वाली इक्वेशन में देखोगे तो एक अननोन और आ गया ए वाई, है ना, और एन तो इसमें है ही है। तो बेसिकली तीन अननोन हो गए अपने पास। तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या हो गई, टू इक्वेशन थ्री अननोन, ठीक है, ये है। तो ये हो गया टू इक्वेशन थ्री अननोन, है ना। अब क्या करें, एक इक्वेशन और लिखनी है, क्या बचता है भाई, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सीलरेशन तुम्हारा जो है सेम होगा। तो इसका तो कॉमन नॉर्मल तो यही वाला है, ठीक है। तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका एक्सेलरेशन है ए वाई, और इसका एक्सेलरेशन अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जनरली एक्सेलरेशन क्या था, है ना, इसका एक्सेलरेशन इधर जो था, एक मिनट यहाँ सीधे यहाँ बना दूं क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपना काम। इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये ए एम वन, और जो कॉमन इसके कंपोनेंट अगर मैं ले लूं, एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग और एक इधर आएगा, है ना। तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट लिखते हैं यार, है ना। तो कैसे लिखेंगे,
एक काम करता हूँ, ये अल्फा था, ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है ना। ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है ना। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा ए एम वन का, एक इधर आएगा, इसको रिजॉल्व करता हूँ, और एक इधर आएगा। तो जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा ये होगा ए एम वन कॉस 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखता हूँ ए एम वन कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसका क्या था, ए वाई, है ना। तो ये कॉस 90 माइनस अल्फा बेसिकली तुम्हारा ए एम वन साइन अल्फा लिख दूं इसको मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए वाई, ये एक इक्वेशन अपने पास और आ गई, तो थ्री इक्वेशन थ्री अननोन बन गई। अब इस यहाँ से मैं जब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी एक बार देखना, ठीक है। ये सेकंड वाली इक्वेशन है, मैं ये ए वाई की वैल्यू रख रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा एम टू ए एम वन साइन ऑफ, एक मिनट यार थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। एम टू ए वाई की जगह मैंने लिख दिया ए एम वन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एम टू जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल। ये हो गई इक्वेशन, ठीक। अब जरा ये इस इक्वेशन को देखो, और जो हम ऊपर स्यूडो फोर्स वाले मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, ये थी एम टू जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस एम टू ए एम वन साइन अल्फा, ठीक है। इसको देखोगे तो तुम्हारा क्या बना, एक मिनट नीचे चल रहा है, हाँ, एम टू जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको चले जाओ एन प्लस एम टू एम वन साइन अल्फा। तो ये सेम वही इक्वेशन आ गई, है ना, बट हम दूसरे तरीके से आए। अब की बार हमने क्या किया, सूडो फोर्स ना लगा करके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम किया, ठीक है, इसका कंपोनेंट लिया। तो ये दूसरा मेथड है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखा था। बाकी इजी तुम्हें कौन सा लगा एक बार कमेंट करना, मेरे ख्याल से सूडो फोर्स ज्यादा इजी लगा होगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, जो पिछले बार हमने क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला, ये 1। हाँ, तो यार अब मैं ये कह रहा था कि पिछले क्लास में ना एक बच्चे ने डाउट पूछा था इस वाले क्वेश्चन में 1.80 से, मैंने बोला था कि दो मेथड से कर सकते हैं, फिर मैंने एक ही से कराया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया था, यही स्यूडो फोर्स लगाया था, ठीक है। और उसके बाद सारी इक्वेशन वगैरह लिखी थी, और पूरा एनालिसिस करते हुए हमने पूरा जो क्वेश्चन में पूछा था वो सारी चीजें हमने निकाली थी, ठीक है। अब उस बच्चे एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर इसको दूसरे मेथड से भी आप बता दो कि कैसे किया, है ना। तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया ना, सेम वही करेंगे। ये स्यूडो फोर्स हम नहीं लेंगे, है ना। इसके फोर्सेस के लिए इसका एक कंपोनेंट ए वाई, एक कंपोनेंट ए एक्स, इस तरीके से ए एक्स ए वाई लिखेंगे। फिर जो ये वाला कंपोनेंट है इसको इस वेज के कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर करेंगे, तो अपने पास तीन इक्वेशन बनेगी। अल्टीमेटली घूम फिर के हम आ जाएंगे इन्हीं वाली इक्वेशन पे जो हमने फाइनली स्यूडो फोर्स से करी, जिसमें हमने टू इक्वेशन टू अननोन कर लिया। वो मतलब थोड़ा सा लेंदी है, और बस वही ए एक्स ए वाई लेकर के और तुम्हें इस तरीके से करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें अगर नहीं उस समय सॉल्व हुआ था तो अब हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ट्राई करना, आप पिछला क्वेश्चन अगर तुमने देख लिया है तो उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। बाकी बेटर मेथड यही स्यूडो फोर्स वाला है, ठीक है। और इससे भी तुम एक बार ट्राई कर लेना। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो तुम फिर से कमेंट करना इस बार, तो अगली क्लास में मैं सबसे पहले वही कराऊंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से उसको कराने में अब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुमने देख लिया जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे ही करना है अपने को। बस ये ए वाई और ए एक्स में लेना, और इसको, इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो एक्सेलरेशन जो हमने ए माना था ना वेज का, उसका जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसके बराबर कर देना, तो एक क्वेश्चन और बनेगी, है ना। तो उस तरीके से फिर हम जाएंगे, तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है, एक बार ट्राई करना पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। और अब की बार भी ना बने तो तुम कमेंट कर देना कि जो है फिर से बता दो, तो मैं अगली क्लास से पहले इसको बता दूंगा, ठीक है। और हो जाए तो डन कमेंट कर देना कि भाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही है यार, स्यूडो फोर्स किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। और हाँ, इसमें मैंने एक होमवर्क भी दिया था, अगर तुम लोग को याद हो, ठीक है। तो उसका आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं फिर से टाइम दे रहा हूँ, एक बार कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगर कर ही लिया है तुमने तो, ठीक है। बाकी कमेंट करोगे, अगर गलत होगा तो मैं उसमें तुम्हें करेक्शन बताऊंगा क्या है, ठीक है। फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं उसको, अगर तुम्हें डिस्कस करवाना हो तो ये भी लिख देना कि डिस्कस कर दो इसको, ठीक है। तो ये है, तो इस क्वेश्चन में वैसे मैंने तुम्हें मेथड बता दिया था, यहाँ पे ए मिनिमम मैंने तुम्हें निकालने को बोला था, ए मैक्सिमम इसमें पूछा था। ए मैक्सिमम हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, ए मिनिमम किसी ने मेरे को आंसर कमेंट नहीं किया। तो ठीक है यार, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आंसर कमेंट करना यार कि अगर तुमने सॉल्व किया होता तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें बेसिकली पढ़ना है टेंशन विद फ्रिक्शन। अभी तक हमने टेंशन और फ्रिक्शन अलग अलग देख लिया। अब टेंशन और फ्रिक्शन अगर साथ में आ जाए तो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज अभी अपने को टैकल करनी है। तो एक दो क्वेश्चन मैं अपने करवाऊंगा जिनसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आज हम इरोडोव के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक दो क्वेश्चन मैं अपने कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम इरोडोव के करेंगे, ताकि इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उससे तुम और ज्यादा उसको मतलब उससे मास्टरी कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो पहले ऐसे फिगर ड्रॉ कर लो। ये एक सरफेस गिवन है, ये है ब्लॉक ए,
ठीक है। इसके आगे इस तरीके से स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है, और ये है तुम्हारा ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी को हम एक F4 से खींच रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी ए और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ1, वो हो जाएगा तुम्हारा 0.6, और बी और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, वो हो जाएगा तुम्हारा 0.5। तो दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ए का मास तुम्हें गिवन है कितना, 5 kg, और बी का मास तुम्हें गिवन है कितना, 10 kg, ठीक है। इसमें बेसिकली फ्रिक्शन भी है, और दोनों स्ट्रिंग के बीच में टेंशन भी, वो जो ए और बी के बीच में स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें भी तुम्हें देखनी होगी, तो टेंशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब लैंग्वेज लिख लो इसकी। जैसे बोल रहा है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू स्ट्रिंग, थ्रू अ स्ट्रिंग, थ्रू एन आइडियल स्ट्रिंग बेसिकली, तो आइडियल लिख देते हैं इस तरीके से। एन एक्सटर्नल एजेंट applies some horizontal force F, applies some horizontal force F on B, ठीक है। अब F जो है ना, उसका फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट केस में, हाँ, तो यार इसमें बेसिकली अपने को करना ही है कि F की वैल्यूज को बदल बदल के एनालिसिस करना है कि इस पूरी सिचुएशन में कहाँ टेंशन क्या होगी, ये वो, ठीक है। तो F इक्वल टू, फर्स्ट केस में तुम्हारी होगी 25 न्यूटन, सेकेंड केस में तुम्हारी ये होगी 50 न्यूटन, थर्ड केस में तुम्हारी होगी 75 न्यूटन, और फोर्थ केस में तुम्हारी ये होगी 90 न्यूटन, है ना। अब पूछा क्या है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, मतलब ए और बी दोनों के फ्रिक्शन बताना है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग बीच में है उसमें टेंशन कितना है ये। चलो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो एफ है, जब ये पिक्चर में आना चालू करेगा, ठीक है, अभी तो ये जीरो है, तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, कुछ भी होगा, सबसे पहले क्या होगा, इस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन इस एफ को अपोज करना चालू करेगा, ठीक है, ऐसा है। फिर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक अपोज करेगा, तब तक इस टेंशन, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगा, और केवल इसी ब्लॉक पे सारा काम चल रहा होगा। बट जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर फ्रिक्शन लग जाएगा और ये एफ बराबर है, उसके बाद जब एफ और बढ़ेगा ना, तो अब टेंशन क्रिएट होना चालू करेगा, है ना। अब उसके बाद भी हो क्या सकता है कि ये टेंशन और फ्रिक्शन मिल करके इस एफ को बराबर करते हैं, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और वो तब तक होगा जब तक ये टेंशन इस फ्रिक्शन को सरपास कर रहा हो, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस टेंशन को जब तक इसके बराबर नहीं हो जाए। फिर टेंशन अगर उससे भी ज्यादा हो गया, कि इस फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो गया, तो अब इस पर भी एक नेट फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये भी इधर चलने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो इस केस में ये भी होगा कि ये दोनों मिलकर के भी ये नहीं रोक पा रहे होंगे, और ये भी इस तरफ चल रहा होगा। और चलेंगे कैसे, एक कॉमन एक्सेलरेशन से ही चलेंगे यार, है ना। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले वो लिख लो। मान लो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, तो लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर, है ना, लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेसिकली इस एफ फोर्स को अपोज करने वाला कौन कौन है, अगर ये साथ में चल रहा है, तो ये टेंशन फिर इंटरनल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों, हमने पूरा सिस्टम इसको मान लिया है। तो तुम्हारे पास एक फोर्स होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, और यहाँ पर फ्रिक्शन, मतलब वो भी दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे, क्योंकि अब ये मूव कर रहे हैं ना, हमने ये माना है। तो F K1 F K2, बेसिकली ये K1 है, ये K2 है, F K1 F K2, ये दोनों मिलकर के इस F के बराबर होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेट राइट साइड में तुम्हारे पास फोर्स है F, और इधर होगा F K1, इधर होगा F K2, अपॉन टोटल मास इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, ma+mb, यानी कि 10 + 5 15, ये हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक चीज तुम देखोगे, जब ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं ना, अगर ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव आ जाएगा या तो जीरो आ जाएगा।
जीरो आ जाएगा तो समझ में आ ही रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में मूव, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, दोनों रुके हुए हैं। और नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा assumption रॉन्ग हो जाएगा, मतलब साथ में मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एक केस की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये 25 न्यूटन वाले केस की। ठीक है, इस फिगर को मैं नीचे ले रहा हूँ, तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 25 न्यूटन वाले केस की। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हो केस वन, 25 न्यूटन वाला। ठीक है, तो 25 न्यूटन मतलब ये 25 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब जो ये एफ के टू है, जरा इनकी वैल्यूज लिख लूं मैं जरा। एफ के टू कितना होगा, म्यू नॉर्मल यानी कि 0.5, और नॉर्मल कितना होगा, इसका मास दिया था 10, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि जी को हम 10 मान रहे हैं। 50 न्यूटन। एफ के वन लिख लूं जरा ऐसे ही, तो वो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 50, ये 30 न्यूटन। ठीक है, अब जब ये 25 न्यूटन है ही है, तो हमने क्या बोला था। वैसे तुम एक चीज यहाँ पे और करके देख सकते हो, अगर तुम अब वो एक्सेलरेशन निकालने की, कॉमन एक्सेलरेशन की कोशिश करोगे ना, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। उसको निकाल के देख लो। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, 25, एफ यानी कि 25 है, माइनस एफ के वन यानी कि 50, माइनस 30 अपॉन 15, जो कि नेगेटिव आएगा। तो हाँ, ये साथ में तो नहीं चल रहा है। ठीक है, नॉट मूविंग टुगेदर, नॉट मूविंग टुगेदर। तो होगा क्या, अब दिख रहा है साफ साफ, जब ये 25 न्यूटन है, तो ये फ्रिक्शन ही इसको रोक देगा ना भाई। टेंशन आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब इस केस में होगा क्या, कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगेगा, इसको मैं F2 बोल रहा हूँ। तो F2 ही 25 न्यूटन, F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है, 50, बट 50 की जरूरत ही नहीं है, 25 न्यूटन में काम हो जाएगा। तो इस केस में F2 25 न्यूटन है ना। टेंशन जीरो है, क्योंकि टेंशन आया ही नहीं पिक्चर में, फिर टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये स्ट्रिंग टॉट है ही नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगा। तो अगर टेंशन जीरो है तो F1 भी जीरो है ना। तो दोनों ब्लॉक से फ्रिक्शन और टेंशन पूछा था, तो ये इस तरीके, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर टेंशन नहीं है तो इस ब्लॉक की तो बात ही नहीं होगी, ये तो रुका हुआ है, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, खत्म बात। सेकेंड केस, केस नंबर टू, 50 न्यूटन। ठीक, फोटो बनाओ, ये रहा। अब ये अगर 50 न्यूटन है ना, फिर वही बात। अब बस इतना फर्क आएगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाएगा, तो F2 50 न्यूटन का लग जाएगा। फिर टेंशन जीरो हो जाएगा और F1 भी जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, F2 इक्वल टू 50 न्यूटन, F1 इक्वल टू जीरो, टेंशन इक्वल टू जीरो, बस खत्म। थर्ड केस की बात करेंगे अब, केस नंबर थ्री, 75 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन लिख के देख लेना, तो वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो तो मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, साथ में नहीं चल रहा है। 75 न्यूटन की बात करेंगे, ये है। ठीक है, जरा इसमें भी एक्सेलरेशन लिख के देख लो एक बार। तो आएगा 75, माइनस एफ के वन कितना था, 50, माइनस 25 अपन 15, ये भी नेगेटिव है। तो मतलब साथ में तो नहीं चल रहा है। अब क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया 75 न्यूटन, है ना। अब क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश करेगा इसको रोकने की, है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 50 न्यूटन यहाँ पर पूरा लग जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर टेंशन है। ठीक है, टेंशन, इसको रोक के रखना है, साथ में नहीं चल रहा है। तो टेंशन कितना होगा भाई, 75 और ये 50 हो तो 25 न्यूटन। अगर 25 न्यूटन है तो इस ब्लॉक पर आओगे तो ये भी 25 न्यूटन, और ये हो भी सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 30। इसका मैक्सिमम तो 30 था, मतलब इस वाले फ्रिक्शन का, F1 का। बट हमें जरूरत कितनी है यहाँ पर, 25 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, सीधे सीधे दिख रहा है कि F2 पूरी पावर में लगेगा 50 न्यूटन, टेंशन आ जाएगी 25 न्यूटन की, और 25 न्यूटन का ये F1 आ जाएगा। ठीक है, और सब रुके रहेंगे। ये हो गया इस केस, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं केस फोर, जो कि हमारा सबसे बढ़िया केस है, 90 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सीलरेशन लिखो जरा। एक्सीलरेशन तुम्हारा आ जाएगा 90 माइनस 50 माइनस 30/15, यानी कि आ जाएगा 10/15, यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब दोनों का एफबीडी देखते हैं। ठीक है, तो इस पर एक तो ये लग रहा है 90 न्यूटन का फोर्स, फिर फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगाएगा रुकने की, लेकिन रोक नहीं पाएगा। एफ के मतलब F2 लगेगा यहाँ पर, यानी कितने न्यूटन का लग रहा है वो, 50 न्यूटन। और इसके अलावा यहाँ टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इस टेंशन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें को पता है कि एक्सेलरेशन इसका 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो जरा इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका मास कितना था, बी का मास था 10 किलो। तो 10 इंटू 2/3 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90 माइनस 50 माइनस टेंशन। बहुत बढ़िया। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसमें से हम सॉल्व करके 90 माइनस 50 हो जाएगा 40 माइनस 20/3।
इसको रीअरेंज किया है बस। तो हो जाएगा 100/3 न्यूटन टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी कितनी, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फ्रैक्शन में 100/3 न्यूटन, यही आ रहा है क्या? कुछ गलत कर दिया क्या? सही तो किया है। गलत तो नहीं किया है। इसका मास 10 ही था ना? हाँ ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। मास ऑफ भी 10 था। हाँ ठीक है, सही है। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया टेंशन। अब हमने बेसिकली टेंशन निकाल लिया, और फ्रिक्शन जो सेकंड वाले पर लग रहा है वो तो F2 की वैल्यू 50 न्यूटन है ही, मैक्सिमम पर लग रहा है। अब बचता है F1 निकालना। F1 के लिए इस ब्लॉक पर आओ जरा, है ना। इस पर इधर टेंशन लग रहा है, जो कि कितने का है, 100/3 न्यूटन का। ठीक है, ये हो गया। और इधर फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना होगा इसका, 0.30 न्यूटन, ये हो जाएगा, है ना। हो गया भाई। तो फिर F1 तुम्हारा 30 न्यूटन हो जाएगा, इस तरीके से। और टेंशन तुम वैसे तो ये निकाला, टेंशन को तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। इस ब्लॉक का अगर एफबीडी का यूज करते हो तुम, केवल इस ब्लॉक का ए वाले का, तो तुम बोलते टेंशन -30 इक्वल टू इसका मास 5 × 2/3, है ना। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू क्या आता, 10/3 + 30। ये फिर से तुम्हारा आता 30 से 90, 100/3 न्यूटन, यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ से भी निकाल सकते थे। टेंशन का वैल्यू तुम्हें जिस भी ब्लॉक से माने वहां से निकालो, इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सारे केसेस इसमें कवर होगा कि जब वो ब्लॉक्स रुके होंगे या फिर मूव करेंगे, क्या होगा, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सीधा हम एरोडोव के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसी पर। इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एरोडोव में अवेलेबल है। तो चलो चालू करते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा एरोडोव का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देंगे हम 64, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो, एरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.64, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 64, तब तक तो क्लियर ही होगा। ठीक है, तो इसमें एक फिगर भी गिवन है। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो लिखा था इंक्लाइन एंगल, इंक्लाइन प्लेन, सॉरी, द इंक्लाइन प्लेन ऑफ, फिगर फिगर अभी मैं बना रहा हूँ। फॉर्म्स एन एंगल, फॉर्म्स एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है द मास रेशियो m2/m1, द मास रेशियो m2/m1 इज इक्वल टू नीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the coefficient of friction between the body m1 and the inclined plane is equal to k, is equal to k equal to 0.1. The masses of the pulley and the threads are negligible.
the masses of the pulley and thread are negligible. The mass of the pulley and thread are negligible. Find the magnitude and the direction. Find the magnitude and the direction of acceleration of body M2 when the formerly stationary system of masses starts moving. मतलब पहले रेस्ट में ही था, formerly stationary system of masses भाई starts moving। ठीक है, अब फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ये पूरा क्वेश्चन है। तो फिगर कुछ इस तरीके का है। ये है तुम्हारा इंक्लाइंड सरफेस और इसके हेड पर है एक पुली इस तरीके से। इस पुली से एक स्ट्रिंग आ रही है ऐसे, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है M1 मास के ब्लॉक से। और एक स्ट्रिंग जा रही है ऐसे, जो कि कनेक्टेड है ऐसे M2 मास के ब्लॉक से, और केवल यहाँ पर फ्रिक्शन है, जिसका के तुम्हें दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर इसको हम रेस्ट, इसको ऐसे छोड़ते हैं तो ये किस तरफ मूव करना चालू करेगा, है ना। और जब करेगा तो वही एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी M2 पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, देखते हैं यार, है ना। तो पहले M2 की FBD बना लें, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो M2 पर एक फोर्स होगी तुम्हारी ये M2G, और एक फोर्स होगी टेंशन। क्या इसके अलावा कोई तीसरी फोर्स होगी? नहीं। ठीक है यार, अब अगर यहाँ टेंशन है तो यहाँ पर ये भी टेंशन है। अब हम सीधा M1 पर आ रहे हैं, ये टेंशन T हो गई इस पर, एक फोर्स। उसके अलावा इस पर इसका M1G लगेगा, जिसको मैं सीधा ऐसे दिखा रहा हूँ। चलो M1G हो गया, है ना। ये अल्फा है, हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, सीधा कंपोनेंट के फॉर्मेट में ही दिखा देता हूँ यार, ज्यादा वरना कचरावा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर वेट को मैं सीधा कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ। अब कई बार कर लिया यार, अब तक तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, कि कैसे कर रहे हैं ये हो जाएगा तुम्हारा M1G कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा M1G साइन ऑफ अल्फा। ठीक है भाई, अब ये बताओ कि हम एक काम करते हैं ना, एक काम और करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, M2/M1 = 2/3। जरा नीचे देखो, M2/M1 = 2/3। हम एक काम करते हैं कि M2 को लिख लेते हैं 2M, और M1 को लिख लेते हैं 3M। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर M2 की जगह हम सीधे 2mg लिखते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर M1 की जगह हर जगह 3M कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3mg साइन अल्फा। थोड़ा क्वेश्चन आसान कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ट्रिक्स होती हैं, इससे तुम जल्दी से जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज तुम ये देखो कि किसी एक डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी लेट से हम कह रहे हैं कि ये यहाँ नीचे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ गया एक्सेलरेशन, तो ये जो है ऊपर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन इसका मान लेते हैं, सपोज ए, और यही ए अपने को निकालना है, इस M2 का एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो अगर ये इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ए होगा, ये दिख रहा होगा, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। ये हो गया। तो देखते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे मान लिया, है ना, तो पहले इस M2 वाले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। M2 का मतलब 2M है,
2ma = 2mg - t। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। 2ma = 2mg - t। ये कैसे लिखा मैंने? तो ये हो गया 2mg, और इसका 2m इसका मास है, इनटू एक्सेलरेशन, तो 2ma इधर की तरफ होना चाहिए, और ये टेंशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब अगर ये उधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरीके से लगना चाहिए, फ्रिक्शन। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी एफ के लगेगा। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या होगी? एफ के की वैल्यू होगी 3 mg cos अल्फा, 3 mg cos अल्फा इंटू 0.1। अच्छा, एक चीज और कर लो यहीं पर आसान। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है, क्या है? अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री, है ना? तो एक काम करते हैं ना, इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 3 mg sin अल्फा है जो तुम्हारा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? sin 30 की वैल्यू होती है, हाँ हाँ, sin 30 होती है तुम्हारी हाफ। ठीक है, और sin 60 होती है √3। ठीक है, हाफ होती है। तो इसको मैं 3 mg sin अल्फा के बजाय 3 mg/2 लिख दूं सीधे। समझ में आया कैसे किया ये? साइन अल्फा को मैंने हाफ लिख दिया है। ठीक है, जितना कम लिखना पड़े उतना अच्छा है ना, 3 mg/2 लिख देता हूँ, और इसको 3 mg√3/2 लिख देता हूँ। अब एक चीज तुम्हारा और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम फंस रही थी कि अगर हम ये ए को इधर की तरफ मान तो ले रहे थे, बट उस पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर ए को इधर मानोगे तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा इक्वेशन उलट जाएगी। तो हमने ए जो इधर माना है ये सही क्यों है? ठीक है, ये इसलिए सही है कि देखो ये एक फोर्स, अगर तुम इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो, इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो, ठीक है, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, इन दोनों ब्लॉक्स को मिला करके तुम एक सिस्टम मानते हो, तो एक फोर्स है 2 mg, एक है 3 mg/2 यानी कि 1.5 mg। और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जरा मैं एक बार लिख लूँ। ठीक है, तो एफ के जो है तुम्हारा, वो या फिर एफ एस मैक्स भी, वो होगी म्यू नॉर्मल के बराबर, यानी कि 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है तुम्हारा? 3 mg√3/2, 3 mg√3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ नियरली इक्वल टू, √3 को 1.7 लिख लेता हूँ, तो 0.1 इंटू 1.7 इंटू 3 mg/2। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हटा लो, 0.1 इंटू 17 51 5.1 mg/2। तो इसको नियरली मैं लिख सकता हूँ 0.51 mg/2। ये नियरली हो जाएगा तुम्हारा 0.25 mg। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, 0.25 mg है। तो क्लियरली दिख रहा है यार कि 1.5 mg और 0.25 mg मिला करके 1.75 mg, और ये 2 mg है, तो ये भारी पड़ रहा है, मतलब ये इधर की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो होगा तुम्हारा, सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, 0.25 mg। अब यही एक्सेलरेशन निकालना था, सिंपल हो गया भाई। अब पूरे सिस्टम को मान करके लिख दो यार, टेंशन निकालने की जरूरत है, टेंशन को इंटरनल कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना आएगा वही अपने को निकालना है, तो वो होगा टोटल फोर्स, है ना? जो टोटल पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही m2 का भी एक्सेलरेशन होगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा? 2 mg माइनस 1.5 mg माइनस 0.25 mg। ठीक है, तो हो जाएगा 2 mg माइनस 1.5 mg, और माइनस ये जो था फ्रिक्शन वाला 0.25 mg, है ना? अपॉन टोटल मास कितना है? तो m1 प्लस m2 लेंगे। तो m1 को हमने बोला था 3m, और m2 को बोला था 2m, तो 3m प्लस 2m यानी कि 5m हो जाएगा ये हो गया। तो कितना आएगा ये आएगा 0.25 mg/5m। m से m कट गया, और ये बचेगा तुम्हारा 0.05 g। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा नियरली नियरली, क्योंकि हमने यहाँ पर एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था, ये जो लिया था। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.05 g। इतना सिंपल था यार ये, है ना? अब इसमें क्या टेंशन पूछा है क्या? तो नहीं पूछा है, बट मैं तुम्हें ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। फाइंड टी, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो तुम्हें निकालनी है, कितनी होगी, और आंसर इसका कमेंट करना यार, है ना? अगर हो जाता है और नहीं होता तो डाउट करके बोल देना, तो मैं बता दूंगा। वैसे बहुत इजी है यार, टी निकाल लोगे अब तो। ये टी तुम्हारा निकालना होमवर्क है। ठीक है, ये इसमें नहीं दिया, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना सिंपल था ये।
तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा इरोडोव का 1.78 78 क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ। जैसे बोल रहा है, इसमें भी फिगर है, तो फिगर अभी बनाएंगे, पहले लिख लो लैंग्वेज। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द masses of the wedge, capital M, the masses of the wedge, capital M, and the body small m are known, and the body small m are known. The appreciable friction exists only between the wedge and the body small m. The wedge and the body small m, ठीक है। The friction coefficient being the friction coefficient being the friction coefficient being equal to k, equal to k. The masses of the pulley and thread are negligible. The masses of the pulley and thread are negligible. हाँ, तो यार ये क्वेश्चन मैंने पूरा नोट कर दिया है। तो ये है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बीइंग इक्वल टू के, द masses of the pulleys and threads are negligible, find the acceleration of the body m related to the horizontal surface on which the wedge slides। और ये इसका फिगर गिवन है ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बोल रहा है कि क्या है कि केवल यहाँ पर फ्रिक्शन है इस कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है तुम्हारा। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पुली है ना, ये इस वेज से अटैच्ड है, ठीक है। पुली वेज से अटैच्ड है। तो अब इसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, सूडो फोर्स, कंस्ट्रेंट, तुम्हारा फ्रिक्शन विद टेंशन, सारी चीजें, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ताकि तुम इसको आराम से थोड़ी देर बैठो। मैं चाहूंगा इसको तुम टाइम देकर के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 15-20 मिनट भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। बट अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और अगर तुमसे एक बार में हो जाता है, या एक बार क्या मतलब हो जाता है अगर तुमसे अगली क्लास से पहले पहले, तो तुम मान लेना कि तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट तुमने सीखा बहुत अच्छे से सीख लिया है, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसको तुम आराम से सोचना और खुद करने की कोशिश करना। बाकी नहीं हो तो डाउट कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो इसको बताऊंगा ही। और अगर हो जाता तो आंसर जरूर कमेंट करना कि क्या आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.79। तो ये मैंने पहले से लिख लिया था। तो आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच बार ए शुड बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली to keep the bodies 1 and 2 stationary related to the bar. The masses of the bodies are equal and the coefficient of friction between the bar and the bodies is equal to k। तो क्वेश्चन तुम नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। The masses of the pulley and threads are negligible, the friction in the pulley is absent, ठीक है। और ये तुम्हें फिगर गिवन है। तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है ना, ये मास m के हैं, ठीक है। अब हम इस बड़े वाले ब्लॉक को जो a है, इसको हम कुछ एक्सेलरेशन स्मॉल a दे दें, जिसके बाद इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों रुक जाएं, ठीक है। तो देखते हैं पहले होगा क्या, ठीक है। पहले इन पे फोर्सेस देखते हैं। एक इस पर फोर्स लग रही होगी mg, एक इस पर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। बाकी x में कोई कांटेक्ट, जब तक हमने ये एक्सेलरेशन नहीं दिया तब तक x में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसमें और कोई फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि
इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नॉर्मली नहीं होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ से ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो यहाँ पर इस पे लग रहा होगा एक टेंशन, उसके अलावा ये इसका एम जी है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फ्रिक्शन की? के एम जी। तो के एम जी अगेन, इस अगर मैं पूरे को सिस्टम बोलता हूँ, इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ, तो जो टू ये एम जी है, इससे ये के एम जी तो ऑब्वियसली कम ही होगा, मतलब ये पूरा का पूरा इधर की तरफ किसी कुछ एक्सेलरेशन से चलेगा। बट अब मैंने चलो इसको ए एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है, तो होगा क्या, एक स्यूडो फोर्स आएगा। स्यूडो फोर्स कितना आएगा, इस पर आएगा इस तरीके से एम ए, और इस पर भी आएगा एम ए। अब इस स्यूडो फोर्स के आने की वजह से हुआ क्या कि अभी इस एम जी को अपोज करने के लिए केवल ये वाला फ्रिक्शन था जो बेचारा कर नहीं पा रहा था, बट अब ये एम ए भी इसका साथ देगा, और एक और साथ देगा कौन, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल आ गया है ना। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन आएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पर अगर हम इसको लगा दें, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगा दें रोकने में, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी के एम जी, के एम ए सॉरी, है ना, क्योंकि इसमें नॉर्मल एम ए है। के नॉर्मल यानी कि के एम ऐसे एक, चलो एक स्टेप करके लिख देता हूँ, के नॉर्मल इक्वल टू के एम ए। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें इसको पूरे को रेस्ट पे रखना है, तो फोर्सेस इक्वेट कर दो, इस पूरे को सिस्टम मान करके फोर्सेस इक्वेट कर दो इस पूरे को, तो इसलिए टेंशन इंटरनल हो जाएगा, और टेंशन पूछा भी नहीं है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू एक अपोज करने वाला फोर्स के एम ए प्लस ये एम ए प्लस एक यहाँ वाला फ्रिक्शन एफ, ये कितना था, के एम जी प्लस के एम जी। यहाँ से ए कॉमन लोगे तो अंदर आएगा वन प्लस के, और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर जी कॉमन लोगे तो अंदर आएगा, सॉरी हाँ, जी कॉमन लोगे, ये एम सारे काट दे रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जी कॉमन लोगे तो अंदर आएगा वन माइनस के, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस के अपॉन वन प्लस के। ये तो है ए मिनिमम, मतलब मिनिमम इतना एक्सेलरेशन तुम्हें इस बड़े वाले ब्लॉक को देना होगा ताकि ये रेस्ट में रहे बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट क्या एक मैक्सिमम चीज भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की क्या कोई रेंज आएगी? हाँ, तो मैक्सिमम क्या है, यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, बट मैं फिर भी तुम्हें एक बार हिंट फिर से दे देता हूँ कि अभी तक जब तुमने ये एक्सेलरेशन ए दिया ना, तो ये स्यूडो फोर्स आया जो कि इस तरफ आया। अब होगा क्या, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेस्ट में है। अब उसके बाद क्या होगा, जब तुम इस मिनिमम वैल्यू तक आ गए, जब ये पूरा का पूरा रेस्ट में है, अब और बढ़ाओगे तो ये एम ए भी बढ़ेगा, ये एम ए बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो ठीक है, ये एम ए बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होगा, ये कम होते होते जीरो भी होगा। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इस एम ए की वजह से इस पूरे सिस्टम की इधर चलने की टेंडेंसी बनने लगेगी। अभी तो ये इधर जा रहा था, मतलब ये एम जी से ज्यादा हावी हो जाएगा ये एम ए, और ये पूरे की इधर चलने की टेंडेंसी बनेगी, तब ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा और ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा। और उस केस में तुम्हें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा रेस्ट में हो तो तुम फोर्सेस इक्वेट करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बता रखे हैं, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, वैसे ये बुक में पूछा भी नहीं है, बट तुम्हारा होमवर्क है मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसको निकाल लेना यार, अगर आंसर आ जाता है तो आंसर कमेंट कर देना, आंसर नहीं आता है और तुम चाहते हो कि मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूं, तो कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, या इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूं। अदरवाइज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत कर रखे हैं, करा रखे हैं इसमें। और ये मतलब इस ये मिनिमम ए मैक्सिमम वाले बहुत कर लिया अपन ने, ठीक है। और उसके अलावा अगर डाउट नहीं है तो फिर काहे टाइम वेस्ट करना है इस पर, ठीक है, और डाउट है तो जरूर डिस्कस करूंगा, एक भी बच्चे को डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, तो तुम कमेंट में डाल देना कि इसमें डाउट है, और मैं बता दूंगी क्या है ये मैक्स, ठीक है। तो आई होप जितना तुम्हें आज बताया होगा तुम्हें सब समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना यार, तुमने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।